कि मैं जिस गाँव से आता हूँ, उस गाँव में मैम स्कूल का अभाव है। कि मैं शुरू से ही एक चीज़ मैं समझ गया था कि मैं जो अपनी किस्मत है, जो अपना लक है, उसे केवल अपनी मेहनत से बदल सकता हूँ। हिंदी मीडियम से जो मेरा फर्स्ट ईयर में था, हुँ, उससे स्विच करना इंग्लिश मीडियम में एकदम आसान नहीं था मेरे हुँ, लिए। हुँ, मैंने लगभग 3-4 महीने द हिंदू को फ़ॉलो किया था न्यूज़पेपर को और इंग्लिश की बुक पढ़ी। हुँ, बुक में तो फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाता था, लेकिन हिंदू एकदम ऊपर से जाता था। हुँ। आप बहुत मूवी टाइप वाले पर्सन हैं, जी मैम, मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। इतनी ज़्यादा कि मैं नई आई हुई कोई मूवी नहीं छोड़ता हूँ। 12th फेल देख के क्या लगा कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रहा हूँ? जी मैम, वो बैकग्राउंड वैसा था ना कि वही ग्रामीण पृष्ठभूमि है। ये रिजल्ट आने से पहले क्लियर हो गया था कि मेरा मेंस नहीं होगा। जो बच्चे मेरे से भी हम्बल बैकग्राउंड से या मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं। टॉपर्स टॉक की इसी श्रृंखला में हाजिर हैं फिर से एक और टॉपर्स टॉक लेकर और मैं हूँ सुगंधा। तो तथास्तु आईसीएस में हमारे साथ मौजूद हैं इस साल यूपीएससी सीएससी 2023 रिजल्ट के एक और टॉपर मिस्टर पवन कुमार। रैंक जिनकी आई है 239 239 रैंक के साथ इन्होंने अपने थर्ड अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया है। और सर की बात करें तो सर की कहानी काफ़ी फेमस हो रही है। हमने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स में, मीडिया में, आर्टिकल्स में और यूट्यूब में देखा है सर की कहानी को। और हम चाहते हैं कि आप भी उनकी कहानी सुने, उनकी ज़ुबानी। बहुत-बहुत स्वागत है पवन जी आपका। धन्यवाद मैम। और सबसे पहले कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैम बहुत रिलीविंग महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हुँ, जी, यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है, तीसरा आपका अटेम्प्ट था ये, जी, है ना? जी तो मैम। मतलब जब रिज़ल्ट आया तो क्या एक्सपेक्टेशन थी इस बार होगा या नहीं? मैम मैं अपनी बात करूँ तो मेरा जो मेंस था मैम, वो इस बार मैंने सारे पेपर कंप्लीट किए थे हाँ जी। और मेरा जो इंटरव्यू था वो काफ़ी अच्छा हुआ था मैम। हुँ, हुँ। तो मुझे ये लग रहा था मैम कि मेरा लिस्ट में नाम होना चाहिए। मतलब मैं कोई रैंक एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि कोई अच्छी रैंक आएगी, लेकिन ये था दिल में कहीं न कहीं हुँ, हुँ। और मैं यही उम्मीद करता था कि मेरा रैंक में इस बार लिस्ट में इस बार नाम होना चाहिए। तो मैम यही उम्मीद थी। मतलब मैं एकदम कॉन्फिडेंट नहीं था कि होगा ही, हाँ, बस ये लग रहा था कि आ जाए। तो क्या 2024 की तैयारी कर रहे थे? हाँ, मैम वो दिमाग में था। वो हम्बलनेस थी मैम क्योंकि मैम इतना सब्जेक्टिव है मेंस कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या होने वाला है। जी। तो ये मेरा मतलब था कि 2024 के प्रीलिम्स के लिए मैं साइड बाय साइड करता रहूँ। हुँ। अच्छा आपकी कहानी की बात करते हैं, जी, काफ़ी फ़ेमस है, फ़ेमस हो रही है। जी। अच्छा, ऐसा लगता है कभी-कभी कि यूपीएससी क्लियर नहीं होता तो शायद मेरी कहानी किसी को पता नहीं चलती? मैम ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मैम, मुझे सफलता मिली तो मेरी स्टोरी हाइलाइट हो रही है और हाँ। काफ़ी लोग इससे इंस्पिरेशन भी ले रहे हैं, जी, जो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी। पर मैम वहीं एक दूसरा पहलू है कि मेरे जैसे या मेरे से भी जिनका बैकग्राउंड और भी ज़्यादा हम्बल है, वो काफ़ी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश काफ़ी सारी परिस्थितियाँ हैं, एग्ज़ाम का नेचर ऐसा है कि अराउंड 10 लाख जो स्टूडेंट्स हैं, वो फॉर्म अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन होता है 1000 से भी कम बच्चों का। तो ऐसे में सक्सेस रेशियो में बहुत ज़्यादा कम है। तो जो बच्चे मेरे से भी हम्बल बैकग्राउंड से या मेरे जैसे बैकग्राउंड से आते हैं, वो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी स्टोरी मैम दब के रह जाती है। उनकी स्टोरी को कोई भी हाइलाइट नहीं करता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरी ये गुज़ारिश है कि उन स्टूडेंट्स की भी स्टोरी को हाइलाइट किया जाए, जो सिलेक्शन नहीं पा पाए हैं, ताकि लोग एकदम से रश ना हो जाए कि बस यूपीएससी करना है। मतलब थोड़ा बैकअप और सेफ्टी उनके दिमाग में रहे। अच्छा आपने कोई बैकअप ऐसे सोच रखा था कि अगर यूपीएससी नहीं होगा तो क्या जी। करूँगा? मैम मेरे दिमाग में ये था कि मैं एक तो मैम थोड़ा-सा मेरा जो प्रोसेस थी यूपीएससी की तैयारी को लेके, वो ठीक थी मैम। मुझे लग रहा था कि मेरा हो जाएगा हुँ, हुँ, सिलेक्शन हुँ, हुँ। क्योंकि मैम इससे पहले मैंने 2022 में मेंस लिखा भी था। हाँ जी। तो उसमें आंसर राइटिंग की कमी के कारण मेरा इंटरव्यू के लिए नहीं हो पाया था। हुँ, लेकिन इस बार मैं काफ़ी होपफुल था कि मेरा मेंस ठीक होगा। हुँ, तो एक तो मैम ये दिमाग में था। दूसरा मेरा ये था कि अगर 3-4 अटेम्प्ट तक जाते-जाते मेरे से एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है, तो मैं बैकअप के तौर पर इसके जैसे एग्ज़ाम जो होते हैं जिनका सिलेबस नियरली या ऑलमोस्ट सेम है, यू लाइक मैं स्टेट पीसीएस, यूपी स्टेट पीसीएस। पीसीएस, सीएपीएफ है हुँ, हुँ, या हुँ, हुँ। ईपीएफओ हुँ, है, हुँ, हुँ। तो मेरा उधर था कि उन्हें मैं ट्राई करूँगा। हुँ, इसके अलावा मैम ये था कि लॉन्ग टर्म में मैं हुँ, कुछ प्राइवेट जॉब करके मैं अपनी मास्टर्स परस्यू करूँगा हुँ, हुँ, और इधर टीचिंग लाइन में भी जा सकता हूँ। तो हुँ, मैम हुँ, कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड ये रहता है। हुँ। तो पवन जी बुलंदशहर यूपी के इस डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गाँव से आप आते हैं, जी मैम। है ना? जी, थोड़ा-सा कुछ अपनी जर्नी के बारे में बताइए कि आखिर यूपीएससी की लगन या यूपीएससी का सपना कब देखा? जी।
हाँ मैम, एक्चुअली जब मेरी स्कूलिंग हो रही थी तो कक्षा 8 तक मेरी स्कूलिंग मेरे ननिहाल में हुई थी। हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था। तो मेरे जो प्रिंसिपल थे हुँ। मनोज सोलंकी एंड संजय सोलंकी सर, हुँ, हुँ, वो मेरे अंदर काफ़ी मतलब पोटेंशियल देखते थे। उनका कहना था कि आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है हुँ। और आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो सकता है। हुँ, हुँ। तो मैम ये पहला इन्फ्लुएंस था जहाँ से मैं प्रेरित हुआ कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज करनी चाहिए। अच्छा, जब उन्होंने बोला ऐसा कि जी, यूपीएससी हो सकता है, जी, तो क्या 8th क्लास में पढ़ने वाले पवन को जी। यूपीएससी के बारे में पता था? जी मैम, मैं यहीं पर मैं आने वाला था कि जी। मैम उस टाइम ये मेरे लिए एकदम ऐसी चीज़ थी कि मुझे नहीं जानकारी थी। हुँ, हुँ। लेकिन ये लगता था कि सर कुछ तारीफ़ कर रहे हैं, कुछ बड़ी बात बोल रहे हैं। हाँ। तो ये जो बड़ी बात वाली जो बात थी, क्योंकि उस टाइम बाल मन होता है, हुँ। तो अच्छा लगता है कि कोई प्रशंसा करे। बिल्कुल। और वो मेरे लिए इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते थे, तो मेरे मन में ये था कि हाँ, यूपीएससी करनी है। हुँ, लेकिन मुझे जानकारी नहीं थी। हुँ। यहाँ से मैम मेरे मामा जी सोनू सोलंकी, हुँ, हुँ। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, आप तैयारी कीजिए और हम आपको सपोर्ट करेंगे। हुँ। यहाँ से मैम कक्षा 9th में मेरा जवाहर नवोदय विद्यालय में चयन हुआ। अच्छा। तो नवोदय विद्यालय से मैंने कक्षा 9th से 12th तक की शिक्षा ली। हुँ, हुँ। वो मैम ऐसा पहला प्लेटफ़ॉर्म था जहाँ से मुझे एक्सपोज़र मिलना स्टार्ट हुआ और मुझे जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। क्योंकि मेरे वहाँ के जो नवोदय के टीचर्स थे, जी। वो या तो प्रिपरेशन कर चुके थे या अटेम्प्ट दे रहे थे। हुँ, तो हुँ, उनसे मुझे मैम काफ़ी इन्फ्लुएंस मिला और उनसे हुँ, काफ़ी जानकारी मिली मुझे हुँ, कि कैसे करना होता है, हुँ, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। हुँ, तो हुँ, यहाँ तक तो मैम ऐसे था। उसके हुँ। बाद में फिर मेरी ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुई थी हाँ जी। और वहाँ पे मैम ऐसा कल्चर है इलाहाबाद का कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज और स्टेट पीसीएस का क्रेज़ काफ़ी है। हुँ। तो मैम वहाँ से मुझे पहली बार ये जो मेरी कंक्रीट तैयारी थी, वो इलाहाबाद से स्टार्ट होती है। अच्छा, मामा जी के यहाँ रह के पढ़ने का कोई ख़ास रीज़न? मैम रीज़न ये था कि मैं जिस गाँव से आता हूँ, उस गाँव में मैम स्कूल का अभाव है। केवल एक प्राथमिक प्राइमरी विद्यालय था, जिसमें उस टाइम में फैसिलिटी एकदम सही नहीं थी और टीचर्स काफ़ी कम थे। हुँ, हुँ, तो माताजी को ये था कि छोटा बच्चा है, अगर हम दूर भेजेंगे पढ़ने के लिए तो हुँ, परेशानी होगी, हुँ, सेफ्टी का कंसर्न हुँ, था। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैम इसलिए मेरे मामा जी के गाँव पे स्कूल थे काफ़ी अच्छा। अच्छे-अच्छे। हुँ, तो हुँ। ये मैम रीज़न था। अच्छा। जी, अच्छा, कुछ परिवार के बारे में बताइए। न्यूज़ में तो जैसे आपके जी, पिताजी किसान हैं, जी है ना? मैम। लगभग कितनी खेती होती है आपके यहाँ पे? जी। हाँ, मैम जैसा कि मैं एक किसान पृष्ठभूमि से बिलॉन्ग करता हूँ। मेरे यहाँ लगभग मैम 4 बीघा खेत है हुँ। और हम लोग जो खेती करते हैं, इसके अलावा पशुपालन भी करते हैं। तो पशुपालन और कृषि मेरी आय का स्रोत रहा है। तो फाइनेंशियली शुरू से कैसे रहे हैं जी। हालात आपके? मैम मैं अपने घर में मेरे अलावा मैम मेरी 3 बहनें हैं और जी, मेरे माता-पिता हैं। जी। तो हमारा 6 लोगों का परिवार है। वैसे में मैम कृषि और जो हम दुग्ध उत्पादन करते हैं, ये ऐसी आर्थिक एक्टिविटी नहीं है जो पूरे साल भर चलें। हुँ, ये सीज़नल एक्टिविटी हैं। बिल्कुल। तो मैम कई बार ऐसा टाइम आता था कि जहाँ जो हमारी ज़रूरतें होती थी, उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। हुँ, तो वैसे में मैम मेरे मामा जी और मेरी मौसी, हुँ। इन 2 लोगों ने मेरी फैमिली को सपोर्ट किया। कोई ऐसा बचपन का इंसिडेंट जब ये लगा हो कि यार ये हमारे साथ ही क्यों हो रहा है? मैम फाइनेंशियल सिचुएशंस की जी वजह से मैम। कई बार ऐसा होता है। जी, मतलब हालाँकि इट्स नॉट ओनली अबाउट पर्टिकुलर योर फैमिली। जी, आकांक्षाएँ लोगों की इतनी ज़्यादा होती हैं, इतनी ऊँची होती हैं कि मिडल जी, क्लास फैमिली हो या रिच फैमिली हो, कोई भी तरीके से हो, जी, वो चीज़ हर चीज़ का अभाव कभी ना कभी लगता है। बट कभी-कभी जी। आपको बचपन की कोई याद है ऐसी? मैम ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट थे जहाँ कई बार कई चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। हुँ, जैसे मेरे केस में ऐसा था मैम, मैंने जो चीज़ें अपने बाल्यकाल में देखी थी, जो बचपन में देखी थी, तो मेरे दिमाग पर उनका इतना इम्पैक्ट था कि मैं शुरू से ही एक चीज़ मैं समझ गया था कि मैं जो अपनी किस्मत है, जो अपना लक है, उसे केवल अपनी मेहनत से बदल सकता हूँ। क्योंकि मैम मेरे परिवार का कोई ऐसी पृष्ठभूमि नहीं थी कि वो किसी व्यवसाय से आते हों या कोई स्पोर्ट पर्सन हों या पॉलिटिशियंस हों। तो मेरे दिमाग में एक ही था कि केवल पढ़ाई से ही मैं अपनी तकदीर बदल सकता हूँ। मैंने मैम अपने परिवार को या खुद भी मैंने कई बार छोटी-छोटी ज़रूरतों से कॉम्प्रोमाइज़ करते देखा था। तो ये दिमाग में था कि ठीक है, अभी जो भी कंडीशन है, लेकिन अगर मैं मेहनत करूँगा और ऐसे एग्ज़ाम्पल भी थे मैम, ऐसा नहीं है कि मैं यूनिक हूँ। मेरे बिल्कुल, से पहले बिल्कुल। भी और मैंने खुद भी महसूस किया था। हुँ, हुँ। तो ये वो पॉइंट थे जिन्होंने मुझे एहसास कराया कि मेहनत से कुछ भी किया जा सकता है। तो इतनी छोटी उम्र में जी, इतनी मैच्योरिटी आना, जी, क्योंकि बचपन में तो बच्चों को इतनी मैच्योरिटी नहीं होती है। जी, अगर मान लीजिए कोई चीज़ नहीं अवेलेबल हो पा रही है समय पर जी, और वो चीज़ माँ-बाप समझ सकते हैं, लेकिन जी। आपको जी। मैम ये था कि जैसे मैच्योरिटी के 1-2 चीज़ें थी मैम जिसकी वज़ह से मेरे अंदर इतनी मैच्योरिटी थी उस एज में। एक तो था मैम कि मैं जैसे जो मेरे टीचर्स थे या मेरे माता-पिता थे, मुझे सौभाग्य मिला कि मेरे टीचर्स और मेरे माता-पिता इतने अच्छे थे कि जिन्होंने मुझे बचपन से ही
उस रंग में ढालने की कोशिश की कि कैसे एक अच्छे इंसान को रहना चाहिए। हुँ, तो मेरे अंदर ये नहीं था कि जैसे मुझे खेल-खिलौने चाहिए या मुझे कहीं घूमना है। हुँ, हुँ। ये चीज़ें मुझे बचपन से ही मतलब एकदम अट्रैक्ट नहीं करती थी। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मैम बस अपब्रिंगिंग कह सकती हैं आप, या जो बैकग्राउंड है उससे हम्बलनेस मैम अपने आप आ जाती है। जब आप अपने बैकग्राउंड को देख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं कि आपकी छोटी बहनें हैं, माता-पिता हैं, वो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें मैम धीरे-धीरे नेचर में इम्बाइब हो जाती हैं। वो इनकलकेट हो जाती हैं आपकी अपब्रिंगिंग के साथ। हुँ, तो यही हुँ, था मैम। हुँ। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू, दैट्स जी, ट्रू। तो जब यूपीएससी करने का आपने निर्णय लिया जी। और आपने इलाहाबाद से ही तैयारी शुरू करी? जी मैम। मैम ऐसा था कि ग्रेजुएशन में मैंने बीए किया था जो कि 3 वर्ष की होती है। हाँ जी। तो पहले 2 वर्ष में तो मेरा था कि मैं ग्रेजुएशन को कंप्लीट करूँगा। क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी बीए थी, तो वो जो मेरा सिलेबस था एंशिएंट हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी वाला, हुँ, वो काफ़ी मैच करता मेरे यूपीएससी के सिलेबस से। हुँ, तो इसका एक रीज़न ये था कि मैं अगर ये कंप्लीट करूँगा तो मेरा यूपीएससी का सिलेबस भी काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। थर्ड ईयर में आते-आते मुझे ये लगना स्टार्ट हो गया था कि अब मुझे सीरियसली स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो थर्ड ईयर में आते-आते मैंने अपने ऑप्शनल को सीरियसली लेना स्टार्ट किया था मैम। उसके बाद में मेरी जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, उस दौरान 2020 में 2021-20 कोविड पीरियड था, तो लॉकडाउन लगा हुआ था। हुँ। फिर अक्टूबर 2021 से मैंने सीरियस तैयारी स्टार्ट की थी। ओके, दैट्स नाइस, दैट्स नाइस। तो शुरुआत से ही आपने मीडियम इंग्लिश ही रखा है अपना? मैम ग्रेजुएशन में मैंने पहले ईयर में हिंदी को एज ए मीडियम चुना था। हुँ, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय से आता था, तो वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड जी, से एजुकेशन होती है जी। कक्षा 9 से 12 तक। हुँ, लेकिन मैम एक चीज़ होती है कि केवल बुक ही इंग्लिश में होती हैं, और हुँ, कम्युनिकेशन का कोई वहाँ पे मतलब ऐसे इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने का कोई चलन नहीं था। हुँ, तो मुझे ये था कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, हुँ, मैं इंग्लिश में परस्यू नहीं कर पाऊँगा। इस वजह हुँ, से मैम मैंने अपने ग्रेजुएशन के प्रथम ईयर में हुँ, हिंदी को एज ए मीडियम लिया। हुँ, हुँ, लेकिन ज्योग्राफी हिंदी में पढ़ना, एंशिएंट हिस्ट्री हिंदी में पढ़ना, ये मेरे लिए काफ़ी टफ था। हुँ, मैं चीज़ों को बस पढ़ रहा होता था, समझ नहीं पाता था। हुँ, तो उस दौरान मैंने सोचा कि मुझे अपना मीडियम स्विच करना चाहिए। हुँ, ये फाइनल डिसीजन लेने से पहले मैंने 1-2 महीने जो इंग्लिश की बुक्स थी उनको पढ़ना स्टार्ट किया। हुँ, तो इसमें मैंने पाया कि ठीक है, ये मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है। हुँ, हुँ, तो मैं हुँ, ऐसा नहीं था कि ये एकदम आसान था। हिंदी मीडियम से जो मेरा फर्स्ट ईयर में था, हुँ, उससे स्विच करना इंग्लिश मीडियम में एकदम आसान नहीं था मेरे हुँ, लिए। हुँ, मैंने लगभग 3-4 महीने द हिंदू को फ़ॉलो किया था न्यूज़पेपर को, और इंग्लिश की बुक पढ़ी। हुँ, बुक में तो फिर भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाता था, लेकिन हिंदू एकदम ऊपर से जाता था। हुँ, हिंदू एकदम समझ नहीं आता था, लेकिन बिल्कुल। 3-4 महीने कंटिन्यू मेहनत की, डिक्शनरी का सहारा लिया, हुँ, गूगल से जो भी सेंटेंस मुझे नहीं आता था, गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से मैंने हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की। हुँ, मैम 3-4-5 महीने की मेहनत से फिर धीरे-धीरे ये हो गया था ठीक। और चेंज जो हो गया था। कम्युनिकेशन वाली बात है, वो तो मुझे इंटरव्यू के दौरान भी थोड़ी डिफ़िकल्टी लगती थी, लेकिन हुँ, मॉक्स वगैरह देने से वो काफ़ी चीज़ें इम्प्रूव हो गई तो थी। दिल्ली का रुझान कब किया आपने? जी। मैम जो कोविड ईयर था 2020 और 2021 वाला, तो हुँ, मैंने 2021 में पहला अपना अटेम्प्ट दिया था। हुँ, वो अटेम्प्ट मैंने मैम घर से ही दिया था। घर पे रहते हुए मैंने पहला अटेम्प्ट दिया हुँ, था। हुँ, तो जो चीज़ें मैम मुझे डिफ़िकल्ट लगती थी घर पे, एक तो ये था कि पढ़ने के लिए स्पेस सेपरेट नहीं थी। हाँ जी। घर में सारी एक्टिविटी चल रही होती थी, घर तो आप सभी ने देखा ही है मेरा। तो वहाँ पे बाकी सारी एक्टिविटी चल रही होती थी, मैं पढ़ रहा होता था। किस टाइप की एक्टिविटीज़ चल रही होती जैसे थी? मैम घर के डेली के काम होते हैं, खाना बनाना या पशुओं का छोटा ध्यान घर है रखना। आपका, जी कितने मैम। कमरे वैसे आपके घर में? मैम घर में एक ही कमरा है, हुँ, और वो भी पक्का नहीं है। हाँ, हाँ। उसके आगे छप्पर है, आपने हाँ, देखा ही हाँ, हाँ था उस जी, हाँ समय। जी, हाँ जी। तो मैम ऐसे में एक ही घर में बाकी घर की डेली रेगुलर जो एक्टिविटी होती हैं, बर्तन बर्तन वगैरह साफ हुँ, करना या खाना बनाना, हुँ, पशुओं का ध्यान रखना, हुँ, जो डेली के और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो सब चीज़ें होना। वैसे जी। में मैं पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता था। हुँ, हुँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता था कि मेरे घरवालों ने भी काफ़ी सपोर्ट किया था। हुँ, मतलब इतने में भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया था। ये हुँ। मैं उनको एकदम भी दोष नहीं दूँगा कि उन्होंने ऐसा क्यों मतलब। अरे एक्चुअली आपके पापा की बाइट भी हमने सुनी इंटरव्यू जी, में, तो बहुत अच्छी चीज़ लगी उनकी एक चीज़ सुन के कि ही सेड कि मुझे तो बच्चों को पढ़ाना था। हमने जी, हमेशा बच्चों को पढ़ाने पर ही जी प्रायोरिटाइज़ मैम। किए हैं चीज़ें, जी, कि मैं भले मतलब ऑब्वियसली ऐसी जगह से आना जी, जहाँ हम बात कर रहे हैं यूपी, एमपी उस एरिये की, तो लोग जनरली ये सोचते हैं कि ठीक है पढ़ जाएगा, जी, 12वीं कर लेगा, ग्रेजुएशन जी, करके लड़का नौकरी कर लेगा, हमारे जी, खर्चे होने चाहिए घर के, है ना? जी। बट उस जगह से होने के बावजूद भी ऐसी सोच, जी मैम। बहुत मैम यही प्रोग्रेसिव यही सोच। एक चीज़ थी मैम कि मेरे जो पिताजी हैं वो 12th उन्होंने कर रखी है। हाँ जी। तो उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता थी। हुँ, और गाँव में पहले भी 1-2 इंसिडेंट ऐसे हुए थे कि जो लोग हमारे जैसे बैकग्राउंड से या हमसे भी हम्बल बैकग्राउंड से थे, लेकिन पढ़ाई की वज़ह से उन्होंने अपना सारा मतलब अपनी तो अपनी मैम अपनी नेक्स्ट जनरेशंस की स्थिति को हुँ, सुधार दिया हुँ, है। हुँ, हुँ, और दूसरा मैम ये था कि उनके पास खोने के लिए कुछ और था नहीं।
हुँ, मैम इससे ज़्यादा लो कंडीशन और क्या ही हो सकती थी। तो अब बस यही था कि जो है उसको चेंज करना है। इसीलिए मैम जो घर की स्थिति है कहीं न कहीं वो इसी वजह से है कि अगर मैम हम पढ़ाई मेरे पिताजी ने पढ़ाई पर हम जैसे हम 4 भाई-बहन हैं, जी। अगर हमारी पढ़ाई पर उतना ध्यान नहीं दिया होता तो घर शायद पक्का बन गया होता। हुँ, लेकिन पिताजी को यही था कि घर पक्का बना दें, हुँ, बच्चे अशिक्षित रहें, हुँ, तो हुँ। इस घर का क्या मतलब है फिर? वो लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे? तो उनका एक ही था कि आप कैपेबल बनो, घर तो हम लोग अब तक रहते आए हैं, 1-2 साल और हम अफ़ोर्ड कर अच्छा लेंगे इसी घर में रहना। आप सबसे बड़े हैं, छोटे हैं क्या? जी मैम, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरी बहनें सबसे मेरे बड़े से छोटी हैं। सारी बहनें छोटी हैं, जी। तो ऑब्वियसली आप उनके लिए बचपन से ही एक इंस्पिरेशन रहे हैं कि मैम भैया मे देखो पढ़ रहा है तो बहनों को भी पढ़ना है। मैम पढ़ने में तेज़ था लेकिन जहाँ तक इंस्पिरेशन की बात करूँ तो वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। क्योंकि उन्होंने अपनी एज से ज़्यादा या अपने जो उनका रोल है, जी। उससे ज़्यादा उन्होंने मेहनत की है। हुँ, हुँ, वो हुँ। उनको खुद की भी पढ़ाई करनी रहती थी। मेरी 2 बहनों ने ग्रेजुएशन कर हाँ रखी है। जी, हाँ जी। तो वो खुद की पढ़ाई के साथ-साथ मेरे लिए भी पैसे जैसे मैं दिल्ली में रहा था, तो काफ़ी लोगों को लगता है कि मतलब इस बैकग्राउंड से होके आप दिल्ली में कैसे रह सकते हैं? वो भी 3 अटेम्प्ट तक आप कैसे सर्वाइव कर सकते हुँ, हैं? हुँ। तो यहाँ पे एक चीज़ तो ये क्लियर कर दूँ मैं कि पहला अटेम्प्ट मैंने अपने घर से ही दिया था जी। और दिल्ली आना मेरी चॉइस नहीं थी, मेरी मजबूरी थी। हुँ। मैं किसी छोटे शहर में भी रह सकता था, कैसी लेकिन मजबूरी? जी, मैं मजबूरी ये थी कि मैं उस कंडीशन में रह के पढ़ नहीं सकता था। हाँ, जो आपने जो एक अटेम्प्ट सिचुएशन मैंने बताई दिया अभी। था, जी। मैं अपने पहले अटेम्प्ट में फेल हुआ था। तो मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुई थी कि शायद मैं ज़्यादा टाइम दे सकता था या ज़्यादा अटेंटिव रह सकता था। अच्छा मतलब जैसे आप उधर से बिलॉन्ग करते थे चलिए प्रयागराज आप गए, आपने ग्रेजुएशन किया तो हुँ। यूपीएससी के बेसिक्स आपको वहाँ तक पता चल गए होंगे, जी मैम, ग्रेजुएशन के दौरान तक ये मुझे पता चल गए थे। है ना? जी। तो आपने सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दिया। जी मैम, जी। तो उस दौरान क्या सोचा था कि ऑब्वियसली हर बच्चा आता है तो लगता है जी। पहले अटेम्प्ट में मैं क्लियर कर लूँगा। जी। तो लेकिन आपको क्या लगता था अंदर से कि मुझे क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट करने चाहिए जो मैं जी। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर पाऊँगा? क्योंकि जो यूपीएससी का कॉम्पिटिशन है वो किसी से छुपा नहीं है। जी, मैं ये सही था। है ना? तो जी, आपने किस तरीके से अपने आप को अगर आप घर पे रह के भी वो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे थे, तो जी। क्या कमियाँ रह गई थी? जी। मैम पहली तो कमी यही थी कि टाइम का अभाव था। जैसे कोविड ईयर थी, ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था और एक्चुअल में जो 2021 का जो एग्ज़ाम था प्रीलिम, वो होने वाला था मैम मई या जून में शायद। लेकिन वो पोस्टपोन हुआ था कोविड की वज़ह से, अक्टूबर में हुआ था। जी। 19 या 20 अक्टूबर का था, हुँ, हुँ, इफ हुँ। आई कैन रिकॉल हुँ, करेक्टली। हुँ। तो मैम अगर जून में एग्ज़ाम हुआ होता, तो मैं वो एकदम अटेम्प्ट नहीं दे पाता। हुँ। क्योंकि मेरी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, वो 21 के जनवरी या दिसंबर में कंप्लीट हुई थी। जी। वैसे में 2-3 महीने में इतना सारा सिलेबस पढ़ना पॉसिबल ही नहीं था। दैट्स ट्रू। हुँ, तो हुँ। मैम मैंने एक तो ये आइडेंटिफ़ाई किया था कि प्रीलिम्स के लिए मेरे स्कोरिंग एरियाज़ क्या हैं, हुँ, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं जो मुझे पढ़ने हैं। हुँ, तो उस दौरान मैंने पाया कि 6 सब्जेक्ट जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। हुँ, लाइक हिस्ट्री में आपका एंशिएंट, हुँ, मिडाइवल, मॉडर्न ये सारी चीज़ें हैं हुँ, और आर्ट एंड कल्चर इसमें है। हुँ, फिर ज्योग्राफी है, हुँ, इकोनॉमी है, पॉलिटिकल साइंस है और साइंस साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, इसके अलावा ये 6 हो गए, इसके अलावा है करंट अफेयर्स। हुँ, तो मुझे ये था कि ये मेरे फ़ोकस एरिया हैं। इसमें भी मैं उन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फ़ोकस करूँगा, जो एक तो ईज़िली डूएबल हैं हुँ, और जो ज़्यादा स्कोरिंग है। तो हुँ, मैं मेरी रणनीति ये रही थी मेरे पहले प्रयास में। हुँ, तो मैम मैंने जैसा कि जनवरी-फरवरी में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, थोड़ा टाइम तो मैम सिलेबस को समझने में और वैसे भी चीज़ों को सोर्स देखने बिल्कुल, में इसमें भी लग जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। उसके बाद में जब मुझे लगा कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, अक्टूबर में होने वाला है, तो ये मेरे लिए एक अपॉर्च्युनिटी की तरह था। मैंने उसको यूटिलाइज़ करने का सोचा, मैंने कहा कि अब मैं सीरियसली जो पहला अटेम्प्ट है वो दे सकता हूँ। अच्छा ये लाइक जब आपने घर पे बोला कि मुझे यूपीएससी देना है, जी। पापा को पता होगा यूपीएससी क्या है? जी, जी। और घर पे बाकी मम्मी को पता था क्या था? क्या जी। प्लानिंग थी? उन लोगों की क्या प्लानिंग्स थे? अच्छा। मैम जैसे मेरे पिताजी को जानकारी थी लेकिन असल में होता क्या है वो उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता हाँ। था। हुँ। और माताजी के लिए तो यूपीएससी का मतलब होता है कि डीएम और इससे ज़्यादा उनको कुछ जानकारी नहीं थी। उनको बस ये था कि कुछ बड़ी जॉब होती है हुँ, और अगर ये हो जाएगी तो उससे परिस्थितियाँ चेंज हो चेंज हो जाएँगी। जाएगी। ये उनको एहसास था। तो जब आपने बोला कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है जी, ग्रेजुएशन के बाद तो क्या जी। बोला गया घर पे? जी। मैम मैं ये तो जो मेरा यूपीएससी की तैयारी का जो प्लान था वो ग्रेजुएशन से पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया था। क्लास हुँ, 12th करते-करते हुँ, हुँ, ये मेरा डिसाइड हो चुका था। हुँ, लेकिन मैम जैसे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी तो ये मेरे ऊपर नेचुरल प्रेशर था हुँ, कि मैं 12th करने के बाद में कोई भी मैं गवर्नमेंट जॉब जॉइन कर लूँ। हुँ। जैसे काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो जस्ट 12th के बाद होती बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। तो मेरे साथ भी मेरे परिवार वालों ने जो रिश्तेदार थे उन्होंने सजेस्ट किया हुँ, कि आप एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, एयर फोर्स या नेवी में जो होता है वो एग्ज़ाम आप दीजिए। हुँ, मैंने हुँ, फॉर्म भी फिल किया था मैम। हुँ। लेकिन मैं चाहकर भी तैयारी नहीं कर पा रहा था वो क्योंकि दिल से आवाज़ नहीं आ रही थी। वही मैम, क्योंकि मेरे दिमाग में सेट हो चुका था कि यूपीएससी करनी है। वो मोटिवेशन का अलग ही लेवल था। हुँ, तब तक
ये जो तैयारी की डिफिकल्टी है, सब्जेक्ट वास्ट है, ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बस एक जज़्बा था कि यूपीएससी करनी है। तो मैंने घरवालों को बिना बताए वो एग्ज़ाम छोड़ दिया। हुँ, 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 मतलब हुँ। घरवालों को ये था कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, एग्ज़ाम दूँगा। अच्छा, उनको पता ही नहीं उनको आप पता ही नहीं एग्ज़ाम था देने कि मैं गए एग्ज़ाम नहीं। ही नहीं गया। तो अच्छा। जब उनको पता लगा तो उनको काफ़ी दुःख हुआ। उन्होंने मतलब 1-2 बार कहा भी कि ये नहीं आपको करना चाहिए था, कम से कम हमसे मतलब बातचीत कर लेनी चाहिए थी। हुँ, 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 तो हुँ। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे 3 साल का समय दीजिए, हुँ, मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, तब तक मैम मुझे ये था कि 3 साल मेरे लिए सफिशिएंट हैं और ग्रेजुएशन करते-करते मैं तैयारी भी कर लूँगा। हुँ, क्योंकि मैं सिलेबस से बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं था और एक अलग ही लेवल था वो जुनून का। 12th हुँ। में बहुत ज़्यादा यंग ब्लड रहता है, एनर्जी बहुत रहती बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो ये था कि इधर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन होगी, उधर मेरा फाइनल एग्ज़ाम ईयर में क्लियर हो क्लियर हो जाएगा। जाएगा। ये था मैम। तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, जी। फिर आपने प्लान किया कि अब दिल्ली आते हैं। जी मैम। उसके बाद में फिर मैंने डिसाइड किया और हुँ, मैम दिल्ली आने का दूसरा रीज़न ये भी था कि जब मैं दिल्ली में मैंने अपना सेंटर दिल्ली डाला था क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर से आता हूँ, तो अच्छा। मेरे लिए सेंटर यही नज़दीक था। हुँ, तो जब मैं दिल्ली एग्ज़ाम देने आया तो मैंने अपने जो मेरे दोस्त थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हुँ, मेरे हॉस्टल के, हुँ। वहाँ पे मैंने स्टे किया था। हुँ, हुँ, हुँ। उस दौरान मैंने उनकी एक्टिविटी देखी थी कि वो कितना टाइम देते हैं पढ़ाई में, यहाँ का एनवायरनमेंट क्या है। हुँ, तो हुँ। मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट अगर आप नए हैं तो एकदम चकाचौंध करने वाला है। चारों तरफ आपको कोचिंग दिख रही हैं, आपको मटेरियल दिखेगा, तो आपको एक फोमो वाली फीलिंग आती है अगर अच्छा, आप पहले गाँव से। एक्सपीरियंस बताइए जब आप दिल्ली आए? जी, जैसे ही मैं जीटीबी नगर मेट्रो स्टेशन से उतर के मेरे दोस्तों ने बताया था कि ऐसे-ऐसे आपको आना है, हाँ, तो मैं ऑटो पकड़ के आ रहा था, तो मतलब मेरे लिए ये था कि ये है क्या? हुँ, मतलब वैसे वाली फीलिंग मैंने कभी महसूस नहीं की थी, इतनी भीड़, लोगों की जो दैनिक एक्टिविटी है, इतनी ज़्यादा गति है। लाइफ ऐसे लग रहा कि अगर आप मतलब आप जैसे रुके हुए हैं, अगर आप थोड़ा भी रुक गए तो लोग आपके ऊपर से निकल जाएँगे। इतनी सारी कोचिंग्स की होर्डिंग्स लगी हुई थी, बड़े-बड़ी होर्डिंग्स में टॉपर लगे हुए थे, इधर-उधर रिसोर्सेज़ हैं। तो मुझे लग रहा था कि मैं कहाँ था अब तक, मैं तो एक कुएँ में था। मेरे पास तो ये रिसोर्सेज हैं ही नहीं, हुँ, मेरे पास तो कोचिंग है ही नहीं। हुँ, हुँ, तो वो एकदम ऐसे चकाचौंध करने वाली फीलिंग थी। मैं बस जीटीबी नगर मेट्रो से नेहरू विहार तक हुँ, एकदम बस बैठे-बैठे जा रहा था, चीज़ों को ऐसे देखते हुए जा रहा था कि हो क्या रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। फिर मैं दोस्तों के रूम पर गया, हुँ, वहाँ मैंने उनका स्टडी प्लान देखा, उनके रिसोर्सेज देखे, तो मुझे लगा कि थोड़ा-सा मुझे अपना मतलब जो डिफ़िकल्टीज़ हैं, थोड़ा-सा और अपनी डिफ़िकल्टियों से लड़ना होगा। हुँ। तो फिर इस तरह से मैंने दिल्ली आने का प्लान किया था और एक चीज़ ये भी थी मैम कि जो रेंट वगैरह था, क्योंकि हम 2-3 लोग रह रहे थे, तो वो शेयर्ड हो जा रहा था। हुँ, तो इतना ज़्यादा थोड़ा-सा मैनेज हो गया था मैम। हुँ, बाकी हुँ। सारा ये था कि कोचिंग मुझे करनी नहीं है, जो दोस्त मेरे कोचिंग कर रहे हैं, मैं उनके नोट्स की सहायता लूँगा और स्टैंडर्ड बुक्स तब तक मैं टॉपर्स को देख चुका था, तो वो कहीं न कहीं दिमाग में क्लियर थी। हाँ, तब तक थोड़ा-सा ऑनलाइन भी चीज़ें जी मैम, अवेलेबल ऑनलाइन भी थी, हो गई थी। है ना? कोविड के बाद में कोचिंग्स ऑनलाइन हुई थी और हुँ, रिसोर्सेज़ भी आने लगे थे हुँ, हुँ। ऑनलाइन।